Hello student, now I'm talking about to next chemical reaction of haloarenes. Reaction related to बेंजीन न्यूक्लियस। आज हम लोग बेटा बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शंस की बात करेंगे। अभी तक आप रिएक्शन जो देख रहे थे वो उस बेंजीन में जो आपने क्लोरीन आपने देखा था, तो उस बेंजीन में वो क्लोरीन से रिलेटेड आप रिएक्शन देख रहे थे। और अब हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से रिलेटेड हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि बेंजीन रिंग से मतलब क्या है मेरे बोलने का। देखिए होता क्या है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो देखिए मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ये जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है। और बेटा अगर हम इस बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग के प्रत्येक कॉर्नर पर आपको मालूम है कि वो CH बॉन्ड होता है। ओके बेटा, ये देखिए CH बॉन्ड होता है और यहां से हमने एक H को हटाकर क्लोरीन लगा दिया और इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। और आपको मालूम जो भी कार्बन होते हैं वो बेटा डबल बॉन्डेड होते हैं। अल्टरनेट पे बॉन्ड लगा दीजिए या अदरवाइज आप यहाँ पर एक रिंग फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, रिंग जो होता है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। क्योंकि एक प्रकार से जब भी बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रेजोनेंस होता है, जिससे हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, इसलिए उसको एक रिंग के फॉर्म में आपको शो किया गया। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड होता है और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डबल बॉन्डेड होगा वो हमेशा sp2 हाइब्रिड होता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग होता है इसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है। तो ये जो कार्बन होती है बेटा, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन आपके सामने है, इन्हें कहते हैं बेंजीन। अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में जो 6 कार्बन है तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं बेटा, ये बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं को हम लोग बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड कार्बन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि बेंजीन रिंग से कितने कार्बन अटैच होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग से हमारे पास 6 कार्बन क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। ओके, और आज हमें क्या करना है, इसी बेंजीन रिंग पे रिएक्शन हमें देखनी है। इसीलिए मतलब आज जो भी रिएक्शन आप देखेंगे उसमें क्लोरीन अपनी पोजीशन पे रहेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी लास्ट रिएक्शन में आपने देखा था फिनाल बनता था तो क्लोरीन हट बनता था, एनिलीन बनाया था तो क्लोरीन हटाकर NH2 लगा था। आपने एक प्रकार से जो भी केमिकल रिएक्शंस आपने देखी थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्लोरीन आप हटा रहे थे। लेकिन आज की रिएक्शन में क्लोरीन नहीं हटेगा, क्लोरीन अपनी पोजीशन पे रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग पे कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब हाइड्रोजन आपका हटेगा बेंजीन रिंग से और वहां पर कोई एक प्रकार से आकर अटैक करेगा। अब कौन अटैक करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन रिलेटेड टू जो बेंजीन न्यूक्लियस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। फिर समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्शन रिलेटेड टू बेंजीन न्यूक्लियस हमेशा कैसी होती है बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक, क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। देख लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यानी अगर आपसे कोई भी कहता है इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन हमारी जो रिएक्शन रिलेटेड टू बेंजीन न्यूक्लियस होती है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो रीजेंट बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो पहले वो रीजेंट क्या होगा, 2 पार्ट में ब्रेक होगा। एक उसका प्लस पार्ट बनेगा और एक उसका माइनस पार्ट बनेगा। तो जो प्लस वाला पार्ट होता सभी को मालूम होगा, प्लस वाले पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली एक ऐसी स्पीसीज होती है। क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो हमेशा बेंजीन रिंग पर आएगा और आकर इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। बात समझ मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि एक बार फिर से आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ
कि जैसे ये एक प्रकार से आपके पास बेंजीन है, ठीक है, या मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ये तुम्हारे सामने क्या है, बेंजीन है, और इस बेंजीन पर हमने कहा कि यहाँ पर ये मान के चलते अल्टरनेट पे चले बॉन्ड लगा देते हैं और ये Cl है। अब हम इस पे रिएक्शन मान लीजिए क्लोरीन से कराते हैं, Cl2 से, ठीक। अब देखिए क्या होगा, जो Cl2 रिएजेंट आपके सामने है तो पहले Cl2 ब्रेक होगा, कैसे, एक Cl प्लस बनेगा और दूसरा Cl क्या होगा, माइनस बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो Cl प्लस होगा वो बेटा इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो माइनस वाला होता है तो न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं, इसमें कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको ये पता होना चाहिए जिनमें प्लस होता है वो क्या होते हैं, वही होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यानी स्पेस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। तो उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ करेगा, अटैक हमेशा उस पोजीशन पर बेटा करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो बेटा हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैं बताऊंगा कहां पर हाई होगी। तो ये मैंने कहा था आर्थो है, मेटा है, पैरा, 3 पोजीशन होती है बेंजीन पे। तो बेंजीन में जो आर्थो, मेटा, पैरा है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और चेक करेगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर यह आकर क्या करेगा, अटैक कर देगा। और इस तरीके से अटैक जब करेगा तो वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन करेगा और खुद जाकर वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम से जानते हैं। ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये यहाँ पर है कि अगर आपसे कोई पूछे रिएक्शन रिलेटेड टू बेंजीन न्यूक्लियस कौन कौन सी हो सकती है, तो वो पहली रिएक्शन हो सकती है हैलोजनेशन, यानी हैलोजन का रिएक्शन, हैलोजन का जो अटैक होगा वो होगा हैलोजनेशन, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। दूसरा बेटा होगा नाइट्रेशन, मतलब जो नाइट्रिक एसिड जब आप रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो वो रिएक्शन जो होगी वो बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। तीसरी होगी सल्फोनेशन, वो भी बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। चौथी होगी फ्रीडल-क्राफ्ट होगी, वो भी बेंजीन न्यूक्लियस। तो ये आपके सामने 4 रिएक्शन आपके सामने हैं। पहली हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, जिसकी हिंदी भी मैंने लिख रखी है। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेंजीन, क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आप उसका आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक, अब हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल जब हमारे बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बेटा ये आर्थो पर अटैक करेगा, हो सकता है मेटा पर अटैक हो सकता है, पैरा पर। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये किस पोजीशन पर अटैक करेगा। तो उसके लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कहा वहां पर सबसे पहले अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, तो ये आपको मैकेनिज्म के थ्रू, ये आपको रेजोनेंस के थ्रू, यानी जब आप रेजोनेंस कराएंगे, जैसे मैंने एक दिन क्लोरोबेंजीन में, शायद आपको याद होगा, वीडियो आपने देखी होगी, तो क्लोरोबेंजीन में मैंने रेजोनेंस कराया था और उस रेजोनेंस में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई थी। फिलहाल एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ कैसे आपने रेजोनेंस कराया था और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके बेटा, चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये जैसे आपके सामने बेंजीन है, ठीक है बेटा, और ये बेंजीन आपके सामने है और ये हमने अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड लगा दिया और ये हमने आपके पास क्लोरीन, और इस तरह से क्लोरीन के पास ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। फिर हमने कहा था ये क्लोरीन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगता है और उसी रिपल्सन से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ड्यूरिंग रेजोनेंस ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर अब ये इधर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। आप समझ सकते हैं उधर नहीं शिफ्ट होंगे क्योंकि रिपल्सन लग रहा, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो वो अट्रैक्शन माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, वो रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन होगा तो ये इधर होगा जाएगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर अगली अगर मैं कंडीशन आपको बना के दिखाता हूँ,
तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशन आपके सामने क्रिएट हुई थी। ये देखिए इस तरीके से ये बॉन्ड अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, ये भी अपनी जगह पे, और ये यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा। फिर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था ये Cl होगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर अभी 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और यहाँ पर ये प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन पर, इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज क्रिएट होगा है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो कैसे करेगा, यहाँ से पूरा एक लोन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं आपको समझाने के लिए कि ये क्लोरीन जो होगा वो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस तरीके से। जब ये प्रोवाइड करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस का चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा बेटा उस पर प्लस का चार्ज। तो क्लोरीन पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का। आप समझ सकते हैं प्लस माइनस जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से इस कार्बन पर न्यूट्रलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। और अब क्या होगा, लेकिन इस क्लोरीन को देखिए, इसका ऑक्टेट जो हो गया वो इनकम्प्लीट हो चुका। देखिए 2 to 4 और एक 5 और यहाँ बॉन्ड से 2 मिलेंगे तो 6 7 हुआ। अभी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस तरह से शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट करना। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि बॉन्ड टूट कर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं, यानी इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में क्या हो रहा, कन्वर्ट हो रहा। तो मैंने रेजोनेंस बताया था, यही होता है रेजोनेंस, जिसमें बॉन्ड टूट कर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। समझ रहे बेटा आप लोग, क्या कहते हैं बेटा, आर्थो कहते हैं। और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ चुकी है। ठीक है बेटा, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ चुकी है। फिर जब रेजोनेंस होगा, फिर जरा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड टूट कर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड पे। तो आप समझ सकती हैं दूसरी से जो सिचुएशन आने वाली है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ चुकी है, डेंसिटी, और ये यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर इस तरह से बॉन्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट होगा और ये डबल बॉन्ड के साथ Cl आएगा और इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिलेगा। ओके बेटा, तो अब देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे आई, आर्थो का, दूसरी कहाँ पे आई, पैरा पर। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, पैरा। जबकि दूसरी पोजीशन क्या आ रही थी, मेटा पर, लेकिन मेटा पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही। फिर समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको दिख रही है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको दिख रही है। क्या मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखी, नहीं दिखी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रोफाइल आपके क्लोरोबेंजीन के बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो वो सीधे कहां पर अटैक करेगा बेटा, आर्थो पोजीशन पर और पैरा, ये कभी मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। यानी मेरे कहने मतलब हुआ, रिएक्शन रिलेटेड टू बेंजीन न्यूक्लियस इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, electrophile always attack at ortho and para position, not in meta position, because in meta position there is no electron density. Electron density is high in case of ortho and para situation. ओके, तो इस कंडीशन में हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज्यादा है आर्थो और पैरा पोजीशन पर, और इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब तो आपको समझ गए। इसका मतलब हुआ कि जैसे हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, तो अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराई है क्लोरोबेंजीन पर तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो वाला और एक बनता है पैरा वाला, यानी आपको 2 प्रोडक्ट बन के दिखेंगे। बात समझिए, आपको 2 प्रोडक्ट हमेशा बनाएंगे। आप जब भी चाहे आप हाइड्रोजनेशन कराएं, नाइट्रेशन कराएं, सल्फोनेशन कराएं या फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमेशा क्या होगा,
क्लोरोबेंजीन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा दो प्रोडक्ट आपको फॉर्म होंगे, एक उसका आर्थो पोजीशन और एक उसकी बेटा पैरा पोजीशन क्या होगी बेटा क्रिएट होगी। ओके बेटा, तो इस तरीके से आर्थो और पैरा वाले दो बनेंगे, कभी मेटा वाला यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखा गया कि जब हमारा क्लोरोबेंजीन आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करता है, तो उस केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्थो पैरा अगर दो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो इसमें एक प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है और एक जो होता है वो माइनर क्वांटिटी पर बनता है। यानी एक जो होगा वो मेजर बनेगा और दूसरा बेटा क्या होगा माइनर फॉर्म में बनेगा। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा दोनों पर सेम है, तो फिर एक जगह मेजर और एक जगह माइनर क्यों बन रहा है। सेम यानी 50-50% बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक जगह मेजर बनेगा, एक मेजर बनेगा और दूसरा क्या होगा माइनर फॉर्म में क्रिएट होगा। तो वो क्यों होता बेटा, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि आपका जो बेंजीन पर क्लोरीन लगा है, समझना, ये बेंजीन पर जो आपने क्लोरीन, बेटा समझिए हर चीज को, बेंजीन पर जो आपने क्लोरीन यहाँ पर अटैच कर रखा है, ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मेरी बात समझना, यानी ये जो क्लोरीन आपने बेंजीन पर लगा रखा है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने मैकेनिज्म फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, फर्स्ट में, तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा कि मैंने एक ग्रुप बताया था, उसे कहते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले और कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले। जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को, कि एक दो तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने वाले होते हैं। ये हाइड्रोजन जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले होते हैं, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, हिंदी में उन्हें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह के नेम से हम इसको जानते हैं। तो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है। बात समझ रहे हैं, क्लोरीन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो अब आप ये समझ सकते बहुत आसानी से कि किस पोजीशन से हमारा क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखिए दो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको दिख रही है, आर्थो और पैरा। तो ये क्लोरीन आप चेक करो किसके पास है, भाई जितना पास होगा उतना ज्यादा उन इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी मेरे कहने में था क्लोरीन जो है इस आर्थो पोजीशन के नियरेस्ट है और पैरा पोजीशन से क्या है बेटा, दूर है। तो आर्थो पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। समझिए, अरे बेंजीन पर क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन किसके नियरेस्ट है, आर्थो पोजीशन के, और आर्थो के नियरेस्ट है तो उस कंडीशन में ये आर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पैरा क्या है, पैरा क्या है, दूर है। तो यानी मेरे कहने में तो क्लोरीन भाई आर्थो पोजीशन के पास है, पैरा से दूर है, आर्थो के पास है, तो आर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब वो ज्यादा जब अट्रैक्ट करेगा तो आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, जबकि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि पैरा पोजीशन से इसका जो खिंचाव होगा डिस्टेंस ज्यादा हो जाने से वो कम हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फिर समझ लीजिए दोनों जगह है, लेकिन पैरा पे ज्यादा बनी रहेगी और आर्थो पर कम। और इलेक्ट्रोफाइल जब बेटा अटैक करेगा तो वो ज्यादा वहां अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी,
तो आप समझ सकते हैं कि पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब पैरा वाला जो क्लोराइड बनेगा वो मेजर फॉर्म में बनेगा और आर्थो वाला जो बनेगा वो माइनर फॉर्म में। तो मेरे कहने में मतलब ये हुआ कि क्लोरोबेंजीन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो दो बनेंगे, एक आर्थो और दूसरा पैरा। लेकिन आर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है उस क्लोरीन के थ्रू, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बेटा अट्रैक्ट करता है तो आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देता है और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो आर्थो से ज़्यादा पैरा पे अटैक करता है, इसलिए पैरा वाला मेजर फॉर्म में बनेगा और आर्थो वाला आपका माइनर फॉर्म में बनेगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। और एक चीज़ और है कि आर्थो पोजीशन पर, क्योंकि आर्थो के पास क्या होता है, क्लोरीन होता है। आर्थो के पास क्या होता है बेटा, क्लोरीन होता है, जिससे क्या होता है इस आर्थो पोजीशन पर एक और काम करता है, उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आर्थो के पास में है, और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है, इसे हमेशा क्या बोला जाता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे त्रिविम बाधकता के नाम से हम इसको जानते हैं। जरा समझिएगा, त्रिविम बाधकता कहते हैं, मतलब एक प्रकार से देखो होता क्या है कि जब कहीं पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो बेटा आप समझ सकते हैं वहाँ पर आवागमन जो होता है वो कम हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, जब कहीं पर भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो आवागमन बेटा क्या होता है, कम होता है। क्लोरीन जो होता है वो आर्थो पोजीशन के पास है, तो वहाँ पर वो भीड़ भाड़ क्रिएट कर देता है, यानी एक प्रकार से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, जिससे हमारे आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का आवागमन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो दो रीज़न हो गए, एक तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा शो करना, बात समझिएगा। आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। दूसरी बात, आर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होता है, और ये दो रीजन से हमारा जो आर्थो पोजीशन पर अटैक होता है वो पैरा से कम हो जाता है। इसे आर्थो वाला माइनर फॉर्म में बनता है और पैरा वाला हमेशा मेजर फॉर्म में बनता है। मेरे हिसाब से आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, तो वीडियो को एक दो बार देखिएगा, समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं किस बात को, क्योंकि ये हर जगह आपको काम आएगा कैसे किस तरह से यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर एक प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बेंजीन रिएक्शन रिलेटेड। अब हम कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको आप लोग समझ आएंगे। ओके बेटा, चलिए अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि कैसे और किस तरीके से हम लोग रिएक्शन देखेंगे। चलिए सबसे पहले हाइलोजनेशन देखते हैं। ओके, तो आपके पास रिएक्शन है हाइलोजनेशन, ठीक। चलिए हाइलोजनेशन, आपके पास 4 रिएक्शन है, 2 रिएक्शन इस वीडियो में बनाएंगे, 2 रिएक्शन अगली वीडियो में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं हाइलोजनेशन। ओके, हाइलोजनेशन में क्या होगा कि जैसे ये तुम्हारे सामने क्या है, बेंजीन है, ठीक है बेटा, रिंग बना दीजिए, और बेंजीन पर ये लगा दिया Cl, यानी ये आपके सामने हो चुका है क्लोरोबेंजीन। ओके बेटा, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी को। अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे Cl2, यानी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, और ये रिएक्शन होगी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कैटलिस्ट आप FeCl3 ले लीजिए, यानी फेरिक क्लोराइड होगा। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से FeCl3 की प्रेजेंस में, तो आप समझ सकते हैं जब ये क्लोरीन आपका ब्रेक होगा, मैं नीचे ब्रेक करके आपको बता देता हूँ। जब भी क्लोरीन ये ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आपको किसी एक का क्लोरीन में शिफ्ट करनी है। जब शिफ्ट होगा तो एक Cl पर प्लस होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर पर इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लोरीन पे जाएंगे तो इस पर जो दूसरा वाला होगा उस पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो आप समझ सकते हैं जो प्लस वाला होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, अब यहाँ से ये क्लोरीन मान लीजिए प्लस वाला क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो अब ये क्लोरीन वाला एक बार आर्थो का अटैक करेगा और एक बार पैरा पे।
तो बनाएंगे हम दोनों प्रोडक्ट, जरा देखिए यहाँ से इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये क्लोरोबेंजीन, ये सीएल तो पहले से लगे रहा, तो मैंने कहा इस सीएल का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? आर्थ और पैरा पर, और किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। तो वो क्लोरीन आकर इस पर अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करेगा। तो इस प्रकार से एक सीएल इस आर्थो पर आ जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका मैं दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये सीएल और ये सीएल आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर से एचसीएल बाहर हो जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि अरे सर आपने तो एक बेंजीन लिख लिया, यहाँ दो दो कैसे बन गए? इन रिएक्शनों में रिएक्शन बैलेंस नहीं की जाती है, ये फॉर्म समझा जाता है कि दो दो कंपाउंड तैयार होंगे। ठीक है, तो एक आर्थो वाला और एक पैरा वाला। लेकिन हाँ, आर्थो और पैरा की अगर हम बात करें तो हमने कहा ये बनता माइनर फॉर्म में। समझ रहे सब लोग? माइनर बनेगा क्योंकि आर्थो वाला माइनर होता है। क्यों माइनर होता? बता सकते हैं सर, ये जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिससे आर्थो पोजीशन पर हमारी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम हो जाता है, इसलिए माइनर बनेगा। और ये फॉर्म कैसा बनेगा? ये बेटा आपको मेजर बनेगा। ओके बेटा, तो ये माइनर फॉर्म है, ये मेजर, ये कम बनेगा और ये ज्यादा। इस तरीके से आपको एग्जाम में जब आएगा तो माइनर और मेजर आपको मेंशन करना पड़ेगा, कौन माइनर फॉर्म बना और कौन बेटा मेजर। तो ये माइनर और ये मेजर, दिस इज अ हैलोजेनेशन ऑफ क्लोरीन। आप समझ चुके होंगे रिएक्शन में क्या मैंने किया, कैसे किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें जिसे हम लोग कहेंगे नाइट्रेशन। ओके बेटा, शुरू करते हैं। रिएक्शन नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से। और अब हम अगली रिएक्शंस की बात करते हैं जिसे हम लोग कहेंगे नाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन कैसे कराएंगे? ओके, नाइट्रेशन आप समझते हैं ना, नाइट्रेशन मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ओके, तो नाइट्रेशन का मतलब होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, नहीं मालूम ध्यान रखिए, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3. HNO3 is a nitric acid. HNO2 is a nitrous acid. तो यहाँ पर रिएक्शन नाइट्रस एसिड से नहीं, नाइट्रिक एसिड से कराना है। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन हो गया, ये देखिए फटाफट जल्दी से, ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन हो गया, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड को हम जरा इस तरह से लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं HNO3 था, तो इसको स्ट्रक्चर में HO सिंगल बॉन्ड NO2। कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये O, ये सिंगल बॉन्ड H। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? नाइट्रिक एसिड का। तो मैंने HO, ये HNO3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? HO3। तो मैंने HO इस तरह से लिख दिया और सिंगल बॉन्ड करके NO2 इस तरीके से, तो आप समझ सकते होगा। और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंट होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी कि नाइट्रेशन जब भी होता है, एरोमेटिक के केस में नाइट्रेशन जब भी होता है तो वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि वो वाटर को इलिमिनेट करता है। किसको इलिमिनेट करता है? वाटर को इलिमिनेट करता है, यानी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होगा, मैंने कहा H2SO4 की बेस में होगी, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए किस तरह से क्रिएट होगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक होता है, H पर प्लस आता है और HSO4 पर माइनस। ओके, H2SO4 इज ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस। इधर बेटा हमारे पास क्या होगा? HO सिंगल बॉन्ड NO2। अब इस पर कौन अटैक करता? H प्लस। ये अटैक करेगा और जाएगा इस OH के पास, और यहाँ से क्या क्रिएट होता? वाटर। तो ये वाटर एलिमिनेट होगा, और वाटर जब एलिमिनेट होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? NO2 प्लस। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो ज़्यादा बेटा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बेटा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो OH पर माइनस आएगा,
H पर प्लस, दोनों मिलकर वाटर फॉर्म करेंगे NO2 और इस NO2 पर प्लस आएगा और ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। और यही इसको देखिए, ये जो हमने क्रिएट किया है ये तुम्हारा NO2 प्लस, यही होता है नाइट्रेशन का अटैकिंग स्पीसीज। कई बार बेटा बोर्ड पेपर में ये चीज पूछी जा चुकी है कि चार ऑप्शन आपको दे देते हो, कहते हैं विच इज अटैकिंग स्पीसीज इन नाइट्रेशन प्रोसेस। तो आपको याद रखना नाइट्रेशन प्रोसेस में जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो आपका NO2 प्लस होता है। चार ऑप्शन होते हैं, कहीं NO2 माइनस लिखा होगा, कहीं सिंपल NO2 लिखा होगा, कहीं NO2 प्लस लिखा होगा और कहीं सीधे HNO3। तो बच्चे सोचते हैं HNO3 से तो सर ने रिएक्शन कराई थी, चलो HNO3 लिख देते हैं। लेकिन याद रखना ड्यूरिंग मैकेनिज्म NO2 प्लस इज अटैकिंग स्पीसीज इन नाइट्रेशन प्रोसेस। ओके बेटा, तो इस तरह से NO2 जो प्लस है वो अटैकिंग स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। और जब NO2 तो यहीं पर दिखा देते हैं, ये इस पर आएगा तो ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का। अब ये NO2 एक बार कहाँ अटैक करेगा आप समझ सकते हैं, आर्थो पोजीशन पर, और एक बार कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आर्थो वाला माइनर फॉर्म में बनेगा फिर से बार, और पैरा वाला मेजर में। तो यहाँ पर मैं दो प्लॉट जरूर बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपके सामने बेंजीन है, बेंजीन पर Cl है और ये NO2 आर्थो पे मैंने अटैच कर दिया। और इस तरीके से ये दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है पैरा पोजीशन वाला। तो ये आपके सामने Cl है और ये NO2 आपने पैरा, और यहाँ से आप समझ सकते हैं वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर आप जरूर लिखिएगा दिस इज अ माइनर फॉर्म एंड इट इज अ मेजर फॉर्म। ओके बेटा, तो वो माइनर होगा और ये मेजर होगा। पैरा पोजीशन इज अ मेजर और आर्थो पोजीशन इज अ माइनर। ओके, और नेमिंग तो आप कर ही लेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर लिखना है आर्थो, जैसे मैं नेमिंग आपको बता दूँ इसको क्या लिखोगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। चलिए मैं इसकी नेमिंग थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए आर्थो पे क्या है, नाइट्रो, कितना आसान होता है। पहले आर्थो पे कौन है, नाइट्रो, तो आर्थो के लिए O लिख दीजिए, नाइट्रो है तो फिर नाइट्रो लिख दीजिए, सिंपल समझ रहे हैं। आर्थो पे नाइट्रो हो गया बस, और बचा क्या, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन लिख दीजिए। ये लीजिए, नाम क्रिएट हो गया। तो क्या बना, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है बताइए, पैरा पे है तो पैरा लिख दीजिए। और यहाँ पर पैरा पे कौन लगा है, नाइट्रो, तो पैरा पे नाइट्रो क्वेश्चन लिख देंगे। और आगे क्या लिख देंगे बेटा सब लोग, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया आज मतलब दो प्रोडक्ट बने, एक आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या बना, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। जैसे पैरा इज अ मेजर कंपाउंड एंड आर्थो इज अ माइनर कंपाउंड। तो ये रिएक्शंस आप बहुत लंबी वीडियो नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है पढ़ने में आपको, तो वो आप फैक्टर समझिएगा और इसको समझिए रिएक्शन कैसे। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।